नमस्कार, मैं आकाश पाठक आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं और एक लंबे वक्त के बाद आज आप सभी लोगों से मुलाकात हो रही है। निश्चित तौर पर जब बात एमपीपीएससी 2019 की आती है तो कहीं ना कहीं हृदय में आता है कि उसके संबंध में जो भी चीज़ है उससे आप लोगों को ज़रूर मैं अवगत कराऊं। और यही कारण है कि लंबे वक्त तक हम नहीं आए, क्योंकि 2019 को लेके कुछ ऐसा बड़ा अभी तक नहीं आया था अपडेट। लेकिन हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2019 की परीक्षा को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इस जजमेंट के बाद एक बहुत बड़ा अमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। मैं ये यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं एक साधारण विश्लेषण जो है आज के जजमेंट का, उस जजमेंट के एनालिसिस को आपके सामने रखूँगा। जो उसमें कहा गया है हम सिर्फ उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और इसके अलावा हम एक व्यक्तिगत स्तर पर एक विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि इस जजमेंट के बाद एमपीपीएससी क्या क्या कदम उठा सकता है। यह स्पष्ट करना उचित होगा कि हम जो भी विश्लेषण देंगे ये हमारे व्यक्तिगत विचार के आधार पर, हमारी क्षमता के आधार पर हम अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हम विश्लेषण करें वही निर्णय जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ले। उसका जो निर्णय होगा वो आधिकारिक निर्णय आएगा, वही होगा। हम तो सिर्फ यहाँ पर एक विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ओके, सो जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इसमें आप देख रहे होंगे कि पहला ही प्रश्न लगा हुआ है, प्रश्न चिन्ह की क्या फिर से जारी होगा प्रारंभिक परीक्षा 2019 का परिणाम। सेकंड प्रश्न है कि क्या वर्तमान में जारी जो इंटरव्यू हैं क्या ये रुकेंगे। तीसरा प्रश्न जो है कि क्या फिर से जारी हो सकता है एमपीपीएससी 2019 का मुख्य परीक्षा का परिणाम। और चौथा पॉइंट है कि आज के जजमेंट में क्यों एमपीपीएससी की आलोचना हुई। एक तरीके से देखा जाए इनडायरेक्टली तो वो क्रिटिसाइज किया गया है कहीं ना कहीं यहाँ पर। तो हम एक एक बिंदुवार तरीके से इस चीज को समझेंगे। इस बिंदु पर हम आते हैं जजमेंट पर, लेकिन उससे पहले इसका एक शॉर्ट में हम ब्रीफ समझ लेते हैं केस क्या है। बहुत से लोगों को मालूम होगा, हम शॉर्ट में समझ लेते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगा। इसलिए हम समझते हैं एक केस की कहानी यहाँ तक पहुंची कैसी है। ओके, और इसके बाद आपको नेक्स्ट जो होगा अगले कदम पे हम आपको बताएंगे कि क्या क्या आज की जजमेंट में हुआ। आप लोगों को मालूम है ये परीक्षा जो है एमपीपीएससी 2019 की परीक्षा है। ओके, इसका नोटिफिकेशन जो था वो नोटिफिकेशन आता है कब, 14 नवंबर 2019 को। और ये जब नोटिफिकेशन आता है तो वो आता है सिविल सर्विस रूल 2015। यहाँ ये सब चीजें इसलिए लिखना उचित होगा ताकि आप समझ जाएं कि समस्या कहाँ हुई। 12 जनवरी 2020 को इसकी प्रारंभिक परीक्षा, 12 जनवरी 2020 को इसकी प्री की एग्जाम जो थी वो एग्जाम कंडक्ट की जाती है। ओके, उसके बाद आप देखोगे कि 20 दिसंबर 2020 को इसका प्री का रिजल्ट जारी किया जाता है। क्या आता है, 20 दिसंबर 2020 को इसका प्री का रिजल्ट जारी किया जाता है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की यह है कि ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो था सिविल सर्विस रूल 2015। अब हम यहां आते हैं कि समस्या कहां उत्पन्न हुई। समस्या हुई कि जब इसका प्री का रिजल्ट जारी किया गया, इसी बीच में मध्य प्रदेश सरकार ने सिविल सर्विस रूल को परिवर्तित करके जारी किया और उसको जारी किया गया सिविल सर्विस रूल 2020 में जो जारी किए गए ये रूल थे 17 फरवरी 2020 को। 17 फरवरी 2020 को ये अमेंडेड सिविल सर्विस रूल 2015 जारी किए गए। और हुआ है कि प्री का जो रिजल्ट था वो 17 फरवरी 2020 के ही रूल से जारी कर दिया गया। यहीं से समस्या उत्पन्न हो गई। उसके बाद एक केस दायर किया गया कि जिस परीक्षा में जिस सिविल सर्विस रूल से नोटिफिकेशन जारी किया गया था उस
से रिजल्ट तैयार क्यों नहीं किया गया। ये जो अमेंडेड सिविल सर्विस रूल थे, ये अमेंडेड सिविल सर्विस रूल में दो महत्वपूर्ण चीज़ें थीं। सबसे पहली बात तो ये थी कि यहाँ समस्या ये हुई कि यहाँ पे जो रिजल्ट था वो नोटिफिकेशन 2015 के नियम पे था, तो एक तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, भूतलक्षी प्रभाव से लागू कर दिए इनको। अब क्या था कि जो सिविल सर्विस रूल 2015 थे, यहां पे ये प्रोविजन था कि प्री में और मेंस में प्रत्येक स्तर पर क्या दिया जाता था, माइग्रेशन दिया जाता था। क्या दिया जाता था, माइग्रेशन दिया जाता था। माइग्रेशन क्या होता है कि ऐसे आरक्षित वर्ग के प्रतिभागी जिन्होंने यूआर कैटेगरी के कट ऑफ के बराबर या उससे अधिक नंबर लाए हैं, तो वो यूआर की लिस्ट में काउंट होते थे। लेकिन यहां क्या होता है, इस रूल से तो जारी किया था नोटिफिकेशन, लेकिन 17 फरवरी के रूल से रिजल्ट जारी किया, तो यहां माइग्रेशन में क्या कर दिया गया, 17 फरवरी के रूल में माइग्रेशन की प्रक्रिया को चेंज कर दिया गया और यहां कहा गया कि प्री और मेंस में माइग्रेशन नहीं दिया जाएगा। माइग्रेशन नहीं दिया जाएगा, यानी आरक्षित वर्ग का जो प्रतिभागी होगा वो प्री और मेंस में अपनी ही सीट में रहेगा, यानी अनारक्षित वर्ग के बराबर भले उससे ज्यादा भी नंबर वो लाए, लेकिन वो नहीं रहेगा, उसका स्थान जो होगा वो अपनी कैटेगरी में होगा, वो माइग्रेट नहीं कर सकता है। ओके, सो ये महत्वपूर्ण दो चीजें थी, इसको लागू हुआ तो इससे क्या हो गया, आरक्षित वर्ग जो था उसका कट ऑफ बढ़ गया। उसका कट ऑफ बढ़ गया, यूआर कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ आपने देखा होगा 73 क्वेश्चन गया, यानी 146 मार्क्स गया। ओके, यहां से फिर हमने इसको केस चैलेंज किया गया। केस चैलेंज किया गया, एमपीपीएससी से कहा कि हाई कोर्ट में केस है, अभी रुक जाइए, मुख्य परीक्षा आयोजित मत करवाइए, बट एमपीपीएससी कहाँ मानती है, उन्होंने कहा नहीं, जो भी जजमेंट होगा देखा जाएगा। और पूरी परीक्षा जो थी वो याचिका के अधीन हो गई। उसके बाद में 21 मार्च से लेके 21 मार्च 2021 से 26 मार्च 2021 के बीच में आपकी मुख्य परीक्षा आयोजित करवा ली गई। मुख्य परीक्षा आयोजित करवा ली, इसी बीच में मुझे आज भी याद है, मैं भूला नहीं हूं, 19 मार्च 2023 को जब हम लड़ रहे थे, जब हम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में केस कर रहे थे, सुनवाई कर रहे थे, आयोग से निवेदन कर रहे थे, सरकार से निवेदन कर रहे थे कि परीक्षा मत करवाइए, समस्या खड़ी हो जाएगी, कोर्ट में केस है, नहीं माने। 19 मार्च को हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, ऑनरेबल विवेक तनखा सर यहाँ पे अपीयर होते हैं, हम स्टूडेंट्स की तरफ से, नो डाउट उन्होंने हमारी बहुत मदद की थी। हम 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में पहुँचते हैं और उसके बाद उन्होंने तत्काल प्रभाव से एसएलपी तैयार करवा के और वहाँ पे पिटीशन फाइल की और 19 मार्च 2023 को दूसरे दिन ही, तीसरे दिन ही उन्होंने हमारे केस की सुनवाई करवाई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि हाई कोर्ट ने जजमेंट नहीं दिया है, इसलिए इस पर सुनवाई करना उचित नहीं होगा। हाई कोर्ट को हम निर्देश देते हैं कि वो इस पर तत्काल सुनवाई करें। हमें उस दिन राहत नहीं मिली। उस दिन मैंने एक वीडियो जारी किया था और बोला था कि आज राहत नहीं मिली है, लेकिन हम केस हारे नहीं हैं, केस लगातार जारी रहेगा। और आप देखोगे उसके एक साल बाद 7 अप्रैल 2022 को क्या होता है, रिजल्ट जारी, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है WP 542/2021 पर। ये हाई कोर्ट की डबल बेंच का डिसीजन था, जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस DD बंसल, ऑनरेबल जस्टिस सुजय पॉल साहब का ये जजमेंट था डबल बेंच का। और इन्होंने एक बढ़िया जजमेंट दिया और इन्होंने कहा कि जो 17 फरवरी 2020 के रूल हैं, 17/2/2020 के रूल हैं, पहले तो ये भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपने जो एग्जाम का नोटिफिकेशन था वो जारी किया था 2015 के रूल पर, आप अमेंडेड रूल से रिजल्ट कैसे जारी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होंगे। यहाँ एक बात और स्पष्ट हो गई, वो बात ये स्पष्ट हो गई कि उन्होंने कहा इसमें एक मामला है गेम ऑफ रूल को लेके, यू कांट चेंज द रूल व्हेन गेम बिगिंस। जब खेल शुरू हो गया तो बीच में आप किसी भी प्रकार का रूल परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसको लेके गेम ऑफ रूल का अभी आप देख रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक 5 जजेस की बेंच ने अभी इसको रिजर्व कर लिया है, उसमें फैसला आने वाला है। इससे पहले
और भी जजमेंट थे इन चीज़ों को लेके, जिसमें एक दिलबाग सिंह वर्सेस यूटी ऑफ चंडीगढ़ का केस था, जिसमें कहा गया था कि कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसमें किसी के राइट्स नहीं होते हैं, ठीक है, और इसमें किसी भी प्रकार की चेंजेस भी नहीं किए जा सकते, और भी अदर केसेस हैं। ओके, राइट्स को लेके बात की गई थी इसमें दिलबाग सिंह वाले मामले में। अब यहाँ पे बात आ गई कि ये जब जजमेंट आया तो उन्होंने कहा एक तो भूतलक्षी प्रवाह से लागू नहीं कर सकते, दूसरा उन्होंने कहा कि जो आपने माइग्रेशन रोका है, ये माइग्रेशन जो है ये प्री में भी लगेगा प्लस ये मेंस में भी लगेगा। ओके, दोनों में लगाना होगा। तो जो रूल थे 17 फरवरी 2020 के, इसको उन्होंने अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिए। अल्ट्रा वायरस जो होते हैं, अल्ट्रा वायरस का अर्थ जो होता है वो होता है असंवैधानिक, यानी उन्होंने असंवैधानिक घोषित कर दिया। ओके, उसके बाद एमपीपीएससी ने, है ना, काफी महीनों तक इंतजार करके विधि विशेषज्ञों से सलाह लेने के पश्चात 10 अक्टूबर 2022 को एक निर्णय लिया, और वो निर्णय लिया कि पूर्व में जो प्री की परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट, प्री का और मेंस का रिजल्ट दोनों को रद्द करते हुए पुनः सभी की परीक्षा करवाई जाएगी। इसको कहते हैं रीमेंस। क्या कहते हैं? रीमेंस। तो रीमेंस करवाने का निर्णय लिया गया, और हम लोगों ने मांग भी की थी कि ये रीमेंस होना चाहिए, क्योंकि दो परीक्षाएं नहीं हो सकती हैं। क्यों होना चाहिए? क्योंकि क्या हुआ कि जब पुनः प्री का रिजल्ट जारी किया गया 10/10/2022 को, तो ये किससे किया गया? माइग्रेशन को लागू करते हुए। और माइग्रेशन को लागू करने का निर्णय किसमें दिया गया था? याच का नंबर 542/2021 का जो मामला था, इसमें 7 अप्रैल को कहा गया था। तो इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट बना। इससे क्या हुआ? SC, ST, OBC एंड EWS, इन कैटेगरी का, चूंकि अभी तक इनको अपनी ही कैटेगरी में रखा गया था, अब यहाँ के जो मेरिटोरियस स्टूडेंट थे, प्रतिभावान छात्र थे, जिनके नंबर जनरल कैटेगरी, UR कैटेगरी के बराबर या ज्यादा थे, ये लोग कहां कर गए? माइग्रेट। ये माइग्रेट कर गए कहां पर? कुछ छात्र माइग्रेट कर गए UR कैटेगरी की लिस्ट में। ओके, इससे क्या हुआ? इनका कट ऑफ जो था वो क्या हो गया? पहले से कम हो गया। जैसे EWS का 71 था, 66 हो गया, OBC का कम हो गया, 70 हो गया, ठीक है, और अन्य कैटेगरी के कट ऑफ भी क्या हो गए? कम हो गए। इससे आरक्षित वर्ग के SC, ST, OBC, EWS कैटेगरी के 2721 विद्यार्थियों का क्या हो गया? प्रवेश हो गया। अब बात यहाँ पे यही आई थी कि इन लोगों का, लोग मांग कर रहे थे कि एक स्पेशल मेंस होना चाहिए और बाकी की चीजें करवानी चाहिए, रीमेंस नहीं करवानी चाहिए। हमारी मांग थी कि रीमेंस होना चाहिए। एमपीपीएससी ने भी कहा कि भाई रीमेंस करवाएंगे 10 अक्टूबर को। उसके बाद क्या होता है? इस डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, और कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, वो केस था 23/828/2022। ओके, हर्षित जैन वर्सेस स्टेट ऑफ MP का जो केस था 2022। ओके, इस केस में आप देखोगे कि इसमें क्या किया जाता है? इसमें मांग की जाती है कि स्पेशल मेंस करवाई जाए और उसको नॉर्मलाइजेशन लागू करके, स्केलिंग लागू करके, और फिर से इसका मर्ज करके रिजल्ट बनाई जाए। हम लोग पहले से इंटरव्यू क्वालिफाइड कर चुके हैं, सॉरी मेंस क्वालिफाइड कर चुके हैं इंटरव्यू के लिए, इसलिए हमारे इंटरव्यू करवाए जाएं। इस पे सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने डिसीजन दिया। उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन को लागू करते हुए, ठीक है, मर्ज करते हुए आप क्या करें? मर्ज करते हुए रिजल्ट को जारी करें, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन और मर्जिंग करने के बाद में आप रिजल्ट को जारी करें, और आप क्या करें? एक स्पेशल मेंस कंडक्ट कराएं 2721 विद्यार्थियों की। ओके, और उसके बाद में 2721 विद्यार्थियों में जो चयनित हों, सिलेक्ट कैंडिडेट, कौन? सिलेक्ट कैंडिडेट, कौन से सिलेक्ट कैंडिडेट? 2721 में स्पेशल मेंस में जो सिलेक्ट होंगे, और जो पहले से सिलेक्ट हो गए 1918, इनके साथ में नॉर्मलाइजेशन मर्ज करके रिजल्ट को जारी
करें, ये ऑनरेबल सिंगल बेंच ने यहाँ पे कहा। अब यहाँ पे आप देखोगे हुआ ये, यहीं से कहानी अब शुरू होती है जो आज जजमेंट आया है इसकी। क्या कहानी स्टार्ट होती है, अब यहाँ देखोगे कि क्या कहा गया था और क्या किया गया। ठीक है, इस केस में कहा गया था कि आपको क्या करना है, 1918 और 2721 में जो लोग भी सिलेक्ट होंगे, मान लो वो संख्या है x, ठीक है, क्या संख्या है x, तो क्या करना था, 1918 प्लस जो संख्या 2721 में सिलेक्ट होगी x संख्या, इनका नॉर्मलाइजेशन और मर्ज करके रिजल्ट को जारी करना चाहिए था। और साथ में बेंच ने क्या कर दिया था, 10/10/2022 का जो रिजल्ट था, इस रिजल्ट को रद्द कर दिया था ऑनरेबल सिंगल बेंच ने। जब इसको रद्द कर दिया तो एमपीपीएससी ने क्या किया, 13/1/2023 को पुनः प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। जब पुनः प्री परीक्षा का रिजल्ट जारी किया, उसके बाद में क्या हुआ, आप देखोगे कि प्री के बाद में इसमें 2721 से 2721 विद्यार्थियों की स्पेशल मेंस कराने का निर्णय लिया गया और 15 अप्रैल 2023 से 20 अप्रैल 2023 तक क्या करवाई गई, स्पेशल मेंस की परीक्षा आयोजित करवाई गई। इसी बीच चूंकि हम इस बात से सहमत नहीं थे कि नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, स्पेशल मेंस हो सकता है, इसके पीछे हमारे कई कारण थे। हमारा कहना था कि जब ऑनरेबल हाईकोर्ट की डबल बेंच ने स्पष्ट कर दिया है कि 542 के अकॉर्डिंग करना है, यानी कि अनअमेंडेड रूल सिविल सर्विस रूल, अनअमेंडेड सिविल सर्विस रूल 2015 से कराना है, तो अनअमेंडेड सिविल सर्विस रूल में ना तो नॉर्मलाइजेशन की बात की गई है, ना ही कोई स्पेशल मेंस की बात की गई है, ना ही कोई मर्जिंग की बात की गई है, ना ही कोई स्केलिंग का है। तो जब नियमों में ही ये सारी चीजें नहीं हैं तो आप कैसे करवा सकते। दूसरा प्रश्न था हमारा यहाँ पे कि 2 पेपर आप करा रहे हैं। कितने पेपर करा रहे हैं, 2। मेंस जो है उसके आप क्या करवा रहे हैं, 2 पेपर करा रहे हैं। एक पहला पेपर आप फर्स्ट मेंस ले चुके हैं, ओके, 21 मार्च से 26 मार्च में, और आप एक सेकंड कराने जा रहे हैं। इन दोनों का जो पेपर होगा उसके क्वेश्चन का स्तर अलग होगा। आप इसको कैसे माप सकते हैं कि कौन सा कठिन है कौन सा सरल है। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन का स्तर हो सकता है पहले वाले का टफ हो बाद में सिंपल हो सकता है पहले वाले का सिंपल हो बाद में टफ हो। तो इस प्रकार के कई प्रश्न थे हमारे यहाँ पे कि ये चीजें लागू नहीं हो सकती हैं जो नियम में नहीं है। और वैसे भी सिविल सर्विस जैसी परीक्षाओं में 2 अलग अलग कट ऑफ नहीं बन सकते हैं। भारतीय इतिहास में अभी तक कभी भी 2 अलग अलग कट ऑफ नहीं बनते हैं। प्लस पहले जो मेंस था फर्स्ट मेंस, इसका रिजल्ट 31/12/2021 को जारी कर दिया गया था। 31/12/2021 को जारी कर दिया गया था रिजल्ट। जब एक रिजल्ट पहले से ही अनाउंस हो चुका है तो अब गोपनीयता तो भाई भंग हो चुकी है ना। आप दोबारा में परीक्षा कराओगे जो कि पहले से पता है कि आरक्षित वर्ग की परीक्षा है, यहाँ कई प्रकार के संदेह व्यक्त किए जा सकते हैं, कई प्रकार की संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है। ऐसी स्थिति में गोपनीयता खत्म होने की वजह से आप स्पेशल मेंस न करा के एक कॉमन मेंस कराइए सभी के लिए, फिर से रिफ्रेश एक मेंस हो, रीमेंस हो, सभी को पुनः एक समान स्तर पर परीक्षा देने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। ओके, क्योंकि पहले का जो मेंस हुआ था वो जिस रूल पर हुआ था वो रूल कैसा हो चुका है, असंवैधानिक हो गया है। हम पहले से ही लड़ रहे थे कोर्ट में और कोर्ट ने कहा था कि ठीक है याचिका के अधीन है पूरी परीक्षा प्रक्रिया। जब पहले से ही याचिका के अधीन थी वो गलत रूल पर परीक्षा हुई, हमने तो रोकने का प्रयास किया था ना, हम तो लड़े थे। इसलिए जब बाद में जीत हमारी हुई तो उसके बाद में जो नियम है उन्हें नियमों के अनुसार, जो संवैधानिक नियम है, जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनाए गए सिविल सर्विस नियम है, उनके अनुसार आप परीक्षा आयोजित करवाइए और उस परीक्षा के अनुसार क्या होना चाहिए, रीमेंस होना चाहिए। तो हम कहां चले गए, यहां से सीधा हम चलेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में हमारी पहली सुनवाई 10/4
10/4/2023 को की गई। पहली सुनवाई हमारी सुप्रीम कोर्ट में थी और यहाँ पे हमारी जो याचिका लगी थी वो थी SLP 5817/2023। जब पहली सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में की गई तो इसमें कहा गया कि पूरी जो परीक्षा प्रक्रिया रहेगी, पूरी जो एग्जाम प्रोसेस रहेगी, वो पूरी की पूरी परीक्षा किसके अधीन रहेगी? सुप्रीम कोर्ट में दायर SLP के अधीन रहेगी। ये क्लियर यहाँ पे कह दिया गया। उसके बाद हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास में भी गए और हमने उनसे कहा कि साहब, जो आप 15 अप्रैल 2023 से परीक्षा लेने जा रहे हो, आप इसको रोक दीजिए, क्योंकि मामला कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। इसलिए आवश्यक ये है कि अब इस परीक्षा को रोककर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए उसके बाद आप क्या करें? इस परीक्षा को करवाएं। जो भी निर्णय रहे उस परीक्षा को आप आयोजित करवाएं। लेकिन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कहा कि नहीं, जो भी होगा हम बाद में देखेंगे, हम परीक्षा को आयोजित करवाएंगे। करवा ली। अब आती है यहाँ पे बात कि जब आयोजित हो गई परीक्षा, उसके बाद आता है रिजल्ट। अब कहानी में इंटरेस्ट आना शुरू होगा, क्योंकि अब मुद्दा जो है आपसे जुड़ने वाला है, जो आज जजमेंट आया है यहाँ पे। जब नॉर्मलाइजेशन लागू करने के बाद रिजल्ट जारी किया गया, तो रिजल्ट जारी किया गया, उसमें क्या किया गया? 18 मई, कब? 18 मई 2023 को रिजल्ट जो था वो नॉर्मलाइजेशन के बाद जारी किया गया। ठीक है। जब इसके पहले प्री का रिजल्ट जारी किया गया था, ध्यान रखना, 13/1/2023 को सेकंड रिवाइज रिजल्ट 2023 को, इसमें क्या किया गया था? 31/12/2023 का जो रिजल्ट था, 31/12/2021 का जो मेंस का रिजल्ट था, इस रिजल्ट को क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट था। ठीक है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद जब 18/5 को रिजल्ट जारी किया गया, तो नॉर्मलाइजेशन जो हुआ वो किन किन के बीच में हुआ? 1918 जो थे अब वो नहीं रहे, क्योंकि ये रिजल्ट रद्द कर दिया उन्होंने। तो क्या हुआ? 2721 जो स्पेशल मेंस के लिए थे, ये प्लस 10,767 विद्यार्थी, ये जो पहले मुख्य परीक्षा दे चुके थे, इनको मिला के क्या किया गया? नॉर्मलाइजेशन किया गया। उसके बाद रिजल्ट जारी किया गया और 1983 या आसपास को संख्या हो सकती है, ये शॉर्ट लिस्टेड किए गए किसके लिए? इंटरव्यू के लिए, कि इतने लोगों का इंटरव्यू होगा। समस्या यहीं से शुरू हुई और यहीं से आज का केस प्रारंभ होता है। कैसे? कि जब ये रिजल्ट जारी किया गया तो इस रिजल्ट में क्या हुआ कि इस रिजल्ट में 2721 और 10,767 लोगों का मर्ज करके रिजल्ट बनाया गया। तो जो 1918 लोग थे, कौन? जो 31/12/2021 को 1918 लोग जो सिलेक्ट हुए थे इंटरव्यू को, अब इनमें से लगभग में 398 लोग जो थे वो क्या हो गए? आउट हो गए, इस रिजल्ट में बाहर हो गए। अच्छा, मैं जानकारी स्पष्ट कर दूं यहाँ पे कि ये जो एनालिसिस हम लोगों ने निकाला था कुछ हमारे मित्रों के सहयोग से, और इसके अलावा कुछ और लोग थे, उनके सहयोग से हमने एनालिसिस निकाला था कि उस 1983 में कितने लोग स्पेशल मेंस से सिलेक्ट हुए हैं, कितने लोग उसमें बाहर किए गए हों, कितने लोग पुराने जो डिस्क्वालीफाइड थे मेंस में, वो लोग इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। तो ये आधिकारिक डाटा नहीं है, ये हमारे एनालिसिस का डाटा है। आधिकारिक डाटा वो होगा जब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इसको डिस्क्लोज करेगा। तो 398 लोग क्या हो गए? आउट हो गए। और क्या हुआ? लगभग में 252 स्टूडेंट्स जो थे, ठीक है, जिन्होंने स्पेशल मेंस दी थी, ये लोग सिलेक्ट हो गए किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। ओके। और क्या हुआ इसमें? तीसरा पॉइंट इसमें है, तीसरा पॉइंट, एक तो 398 जो क्या हो गए? आप आउट हो गए, जो पहले 1918 में क्या थे?
सिलेक्ट थे इंटरव्यू के लिए। दूसरा चेंज क्या हुआ कि 252 लोग सिलेक्ट हो गए। ओके, किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। ये कौन थे? स्पेशल मेंस थे 2721 वाले। तीसरा क्या हुआ? लगभग में 210 विद्यार्थी। ये कौन थे? ये वो थे 8894 लोग जो पहले 31/12/2021 के रिजल्ट में क्या थे? ये डिस्क्वालीफाइड थे। ये क्या थे? डिस्क्वालीफाइड थे, फेल थे। और बाद में नॉर्मलाइजेशन के बाद में ये लोग जो थे हमारे सहयोगी थे, हमारे अपने लोग थे, रीमेंस के साथी थे, और ये चुपचाप से सिलेक्ट हो गए। और इन्होंने कहा कि भैया अब पतली गली से निकल लो, अब क्या करना है। इनने ग्रुप लेफ्ट किया और सिलेक्ट होने के बाद में, और इनने बढ़िया ब्लेजर खरीद के और मॉक देना शुरू कर दिए भाई साहब लोगों ने। उसके बाद में इन्होंने बताया भी नहीं कि भाई साहब सिलेक्ट हो गए हैं हम। ओके, इसके बाद क्या होता है, कहानी यहाँ से शुरू हुई कि ये लोग सिलेक्ट हो गए। अब कहानी शुरू होती है कि 398 लोग जो थे, ये 398 लोग कर दिए गए बाहर। ओके, अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बता दूं मैं यहाँ पे, इनके साथ में क्या हुआ। इनके अलावा 1918 जो थे, उन 1918 में क्या हुआ कि जब माइग्रेशन लागू किया गया, क्या? जब माइग्रेशन लागू किया गया तो यूआर फीमेल का जो कट ऑफ था, वो कट ऑफ अब 71 क्वेश्चन की जगह कितना हो गया? 72 हो गया। जब 71 की जगह 72 हो गया तो इससे क्या हुआ कि प्री रिजल्ट में 308 यूआर फीमेल कैंडिडेट क्या हो गई? आउट हो गई प्री से ही। प्री के रिजल्ट में ही फेल हो गई वो, मतलब कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाया उन्होंने, और क्लियर न कर पाने के कारण वो बाहर हो गई। पॉइंट यहाँ पे नोट करना है, ये 308 गर्ल्स थी यूआर की, इनमें 34 कैंडिडेट्स वो थे जो 1918 में शामिल थे। यानी ये 34 वो थी जिन्होंने मेंस को क्वालिफाइड किया था। क्या किया था? मेंस को क्वालिफाइड किया हुआ था, लेकिन अब ये प्री से ही बाहर कर दी। और सबसे पहले जब माइग्रेशन के बाद 10/10/2022 का रिजल्ट जारी किया गया, इसमें भी इनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया प्री में। और जब 13/1/2023 का रिजल्ट जारी किया गया, उसमें भी इन 34 को क्या कर दिया गया? डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। तो इन लोगों ने कहा कि भाई हम लोग जो हैं वो पहले इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए थे और हमको बाहर कर दिया गया। अब यहाँ क्या होता है, ये जो 398 लोग हैं जो बाहर हुए, ये और ये 34 लोग, कौन 34 लोग? जो ये प्री में बाहर हो गए थे, इन लोगों ने क्या किया? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की। ओके, क्या याचिका दायर की? वो याचिका थी जो आज का जजमेंट आया 4783/23 WP, और ये एमपी हाईकोर्ट में लगाई गई। एमपी हाईकोर्ट में जब याचिका दायर की गई, उसके बाद 398 कैंडिडेट्स थे। ओके, ये 39 कैंडिडेट्स जो थे, इन्होंने भी याचिका लगाई। कहां पर? हाईकोर्ट में। और सारी याचिकाएं जो थी इनकी, 398 लोगों में से जितने भी लोग गए, 150, 200, 250, इनकी याचिकाएं कनेक्ट कर दी गई किसके साथ में? ये सारी मैटर कनेक्टेड कर दिए किसके साथ में? 4783 जो थी वैशाली वाधवानी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ठीक है, तो ये वैशाली जो थी, ये 34 कैंडिडेट्स में से एक थी, और इनके साथ में और भी कई कैंडिडेट्स थे, लगभग में 16-17 कैंडिडेट्स थे, और इन्होंने मिलकर याचिका लगाई। तो सारी याचिका ये कनेक्टेड हो गई। कनेक्टेड होने के बाद में इस मैटर पे फिर क्या हुई? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। अब वहाँ सुनवाई जो हुई थी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में, उनमें क्या क्या, किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई वो हम जानते हैं, और क्या क्या यहाँ पे जो चीज़ें जजमेंट में आई हैं, और यहाँ पे क्या क्या सवाल उठाए गए थे पिटिशनर की तरफ से। सबसे पहले हम जानते हैं 34 कैंडिडेट्स, ठीक है, जिनकी याचिका थी 4783/2023। इन 34 कैंडिडेट्स में
कुछ कैंडिडेट्स अलग उनके एडवोकेट थे, कुछ कैंडिडेट्स जो थे वो गए किसके माध्यम से, एडवोकेट अंशुल तिवारी जी। एडवोकेट अंशुल तिवारी सर जो हैं जबलपुर हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, और अंशुल तिवारी सर के माध्यम से इन्होंने याचिका कुछ कैंडिडेट्स ने लगाई। ओके, इन्होंने अपना पक्ष रखा और इन्होंने कहा कि साहब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एक डबल बेंच ने एक जजमेंट पारित किया हुआ है, और उस जजमेंट में यह कहा गया है कि प्रीलिम्स एग्जाम में माइग्रेशन लागू नहीं हो सकता है। सुनना, स्पष्ट समझना। और वो याचिका है WP 8750/2022। ओके, ये जो 8750/2022 जो था केस, इस केस में क्या होता है कि इसमें ये AG3 का केस था, हाईकोर्ट की भर्ती का केस था, और इस केस में ऑनरेबल जस्टिस सील नागू साहब की डबल बेंच में था ये, और इसका जजमेंट आया 2 फरवरी 2023 या 2 जनवरी, जो भी हो, 2 फरवरी या 2 जनवरी था, उसको इसका जजमेंट आता है। जब ये जजमेंट आता है तो इस जजमेंट में कहा जाता है कि जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है, पहला पेपर जो केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और जिसके नंबर आपके मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, वहां पे माइग्रेशन देने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां से सवाल उठता है कि जब ये जजमेंट आ गया, इसी बीच में क्या हुआ, इसी बीच में अब इंटरेस्टिंग पॉइंट, हम वापस आएंगे उस बैक पेज पर, उससे पहले हमें समझ लें कि इसी बीच में मध्य प्रदेश सरकार क्या लाई, एक बढ़िया सा फॉर्मूला लाई जिसको हम जानते हैं 87-13-13% फॉर्मूला। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार जो है OBC आरक्षण मामले की सुनवाई तो करवा नहीं पाई, अभी तक 4 साल से केस पेंडिंग है 2019 से लेके, और बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिख रही है कि वो इस केस को जल्दी से हल करवा के, ताकि जो हजारों लाखों विद्यार्थी जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं वो सॉल्व हो सके। और वहां पे मैं देखता हूं कि उनकी तरफ से जो माननीय एडवोकेट साहब जाते हैं, ज्यादातर हम देखते हैं जब लाइव तो नई डेट लेके आते हैं। कभी भी ये प्रयास हमको नहीं दिखा सरकार की तरफ से कि वो त्वरित सुनवाई करवाकर इस निर्णय को लाकर इस समस्या को हल करना चाहें, नहीं किया। तो OBC आरक्षण क्लियर ना होने के वजह से क्या हुआ, 87-13-13% फॉर्मूला आया, और इस 87-13-13% फॉर्मूले को भी क्या किया गया, हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। जब इसको चैलेंज किया गया तो इसमें एक मुद्दा उठाया गया कि जब इसके अनुसार रिजल्ट जारी किया गया था, ओके, जब इसके अनुसार रिजल्ट जारी किया गया 10/10/2022 का जो रिजल्ट था, रीमेंस के डिसीजन लिया गया था, फर्स्ट रिवाइज रिजल्ट था प्री का, इसमें जो इस फॉर्मूले के अनुसार रिजल्ट बनाया गया था, तो उसमें एक सवाल उठाया गया कि जो UR की प्रोविजनल लिस्ट है, UR की जो प्रोविजनल लिस्ट है, इस लिस्ट में सिर्फ जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं। कौन है इस लिस्ट में? सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं। अब जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, जबकि 542 के अनुसार क्या होना चाहिए, माइग्रेशन होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के हैं तो इनडायरेक्टली ये क्या हो गया, आरक्षण हो गया है। ओके, सो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 13% जो UR कैटेगरी की जो लिस्ट थी, UR प्रोविजनल की लिस्ट थी, इसमें कौन होना चाहिए, उसमें जनरल कैटेगरी के भी कैंडिडेट्स होना चाहिए, उसमें OBC के भी होना चाहिए, उसमें SC के भी होना चाहिए, ST के भी होना चाहिए, EWS के भी होना चाहिए। ओके, सो ये कैंडिडेट्स होना चाहिए, लेकिन इसमें सिर्फ कौन है, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स अकेले हैं। क्लियर? ओके, अब ये जब सवाल उठाया गया वहां पे, तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि नहीं, इट मीन्स आप कह रहे हैं कि यहां पे क्या हुआ, माइग्रेशन नहीं हुआ। ठीक है, क्या दिक्कत है? इसके लिए हम पूर्व में 8750/2022 में डिसीजन दे चुके हैं, और 8750/2022 में क्या कहा था कि प्रीलिम्स जो एग्जाम होगा, जिसके मार्क्स आपके किस में नहीं जुड़ते हैं, मेरिट में नहीं जुड़ते हैं,
उसमें आपको माइग्रेशन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि प्रीलिम्स इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ माइग्रेशन इज अ मेरिट सेंट्रिक, दैट्स वाई यहाँ पे ये अप्लाइड नहीं हो सकता है। इसलिए जो 13% यूआर प्रोविजनल है वो सही है, उसमें कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति प्री में माइग्रेट नहीं कर सकता है। मुझे आज भी याद है कि जब ये जजमेंट आया तो उसके बाद में सबसे ज़्यादा प्रसन्नता जो हुई थी वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को हुई थी, क्योंकि उन्होंने कहा क्या हमारा 87-13% फॉर्मूला जो है माननीय मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन मंत्रालय के द्वारा 29 सितंबर 2022 को जारी किया गया सर्कुलेट जो था वो क्या हो गया, सर्कुलर जो था वो सही हो गया। अब हम इसके अनुसार परीक्षाओं को आयोजित करवा सकते हैं। खुशी हुई उनको, लेकिन मैंने सवाल खड़ा किया वहाँ पे कि जो जजमेंट है उसमें दो बात कही गई हैं। एक कि आप जो है 87-13% के तहत परीक्षाएं करवा सकते, लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात जो कही गई कि प्रीलिम्स में माइग्रेशन लागू नहीं हो सकता है। तो क्या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2019 प्री, 2020 प्री, 2021 की प्री का रिजल्ट को परिवर्तित करेगा? तब 22 की प्री नहीं हुई थी, क्या इनके रिजल्ट को परिवर्तित करेगा? हमने प्रयास किया बात करने का और हमारे अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत हुई, और अप्रत्यक्ष रूप से मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, एक जानकारी निकल के आई सामने कि माननीय हाईकोर्ट ने ऐसा कोई डिसीजन उसमें नहीं दिया है, ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं दिया है कि हमको प्रीलिम्स के रिजल्ट को परिवर्तित करना है। हमारा फॉर्मूला सही है तो हमें कोई इशू नहीं है। ओके, जब फॉर्मूला सही है तो कोई इशू नहीं है। यदि डायरेक्शन होता तो हम चेंज करते। हमने उस समय कहा था कि भाई आज तो डायरेक्शन नहीं है, लेकिन कोई ना कोई डायरेक्शन तो ले आएगा, बाद में समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो जाएगी साहब। आज आप नहीं समझ रहे हैं, लेकिन एक दिन बहुत परेशानी में आ जाएंगे इससे। और हुआ वही कि जो 34 कैंडिडेट्स थे, कौन 34 कैंडिडेट्स थे, और इन्होंने क्या कर दिया गया, याचिका लगा दी, और याचिका में क्या हवाला दिया कि जो 87-50 में कहा गया माननीय हाईकोर्ट के द्वारा कि माइग्रेशन नहीं हो सकता है, और हमको बाहर क्यों किया गया प्री में? माइग्रेशन से किया गया, क्योंकि माइग्रेशन लागू करने से आरक्षित वर्ग के लोग आ गए, और इस वजह से हमारा एक नंबर कट ऑफ जो था, एक क्वेश्चन वो बढ़ गया, और इससे हम क्या हो गए, बाहर हो गए। जबकि हम तो मुख्य परीक्षा भी क्वालिफाइड कर चुके थे, हमारा तो इंटरव्यू था, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तो इन्होंने अपनी बात को यहाँ पे रखा माननीय हाईकोर्ट ने। अब क्या होता है कि इन्होंने इस बात को रखा, इसके ऊपर जो जजमेंट आया हुआ है, ठीक है, मैंने कुछ रिलेवेंट पैरा नोट करके रखे हैं ताकि आपको ज़्यादा समय न लगे और आपको रिलेवेंट पैरा के साथ में ही हम बता सकते हैं, ठीक है। और इस रिलेवेंट पैरा में पैरा नंबर जो 10 है, अब आते हैं हम जजमेंट पे। ओके, अब इसमें आते हैं हम पैरा नंबर 10 पे। बड़ा पैरा है ये, और इसमें हम आपको शॉर्ट में बता देंगे कि इस पैरा में क्या बात की गई इसमें, ठीक है। पैरा आप पढ़ोगे जाओ। ओके, चैलेंजिंग द ऑर्डर डेटेड 13/1/2023। इन्होंने 13/1/2023 के रिजल्ट को चैलेंज किया, इनके एडवोकेट ने, क्योंकि जो पिटिशनर थे वो 13/1/2023 के रिजल्ट में प्री में बाहर थे। तो challenging the order dated 13/1/23, it is submitted by the counsel for petitioner, that is the coordinate bench of this court in Harshit J and Supra, had held that if entire result of men's examination is quashed, a right will be created in favor of candidates who could not pass the men's examination in earlier examination conducted by the MPPSC. It would be giving a premium to such a 8894 candidates by reviving their candidature who earlier appeared in the men's examination and failed to qualify.
इन्होंने कहा यहाँ पे कि हर्षित जैन मामले में ऑनरेबल सिंगल बेंच ने स्पष्ट कहा था कि यदि आप पूरे मेंस के रिजल्ट को क्वैश करते हैं, रद्द करते हैं, तो ऐसे में 8,894 स्टूडेंट्स का एक राइट क्रिएट हो जाता है और उनको पुनः एक प्रीमियम जैसा मिलने जैसा हो जाता है कि उनको पुनः से इसमें शामिल किया जाना जैसा सुनिश्चित होता है और उनको वापस से इस प्रक्रिया में शामिल करने जैसा होगा, जिन्होंने पूर्व में जो मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया था उसमें ये डिस्क्वालीफाइड थे। इसलिए वहाँ पे पूरे रिजल्ट को क्वैश एमपीपीएससी को नहीं करना चाहिए था, रद्द नहीं करना चाहिए था 31/12/2023 का। आगे इन्होंने कहा it is further submitted that the coordinated bench had also directed that a special men's examination shall be conducted for those meritorious candidates who reserve category who become entitled to be placed in unreserved category by virtue of judgment passed in the Kishore Chaudhary Supra, and therefore a fresh list of select candidates on the basis of result to written examination means conducted in March 21 and special means which will be conducted in compliance of the order passed in the Harshit Jain shall be prepared by merging and normalization to list as per the process adopted by the PSC in previous occasion। कि जो प्रीवियस टाइम पे एमपीपीएससी ने ऐसे कई परीक्षाएं कराई हैं, ठीक है, जिनमें उन्होंने नॉर्मलाइजेशन और वो प्रक्रिया को अपनाया है, जैसा कि हर्षित जैन के केस में माननीय हाईकोर्ट ने कहा था परिपालन करते हुए, और उसमें उनको क्या करना चाहिए था, एक स्पेशल मेंस करवाना चाहिए था रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स, जो कि मेरिटोरियस बच्चों के इधर आने के बाद में उनकी जब एंट्री होती है तो उनका एक करा के और 1918 के साथ में मर्ज करके रिजल्ट को जारी करना चाहिए था। ये बहुत बड़ा पैरा है और इस पैरा में हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं कि यहाँ पे पिटिशनर की तरफ से ये स्पष्ट कहा गया है कि जो हम लोग हैं और हम लोगों को क्या कर दिया गया, प्री से बाहर कर दिया गया। ओके, अब यहाँ पे आओ, आपको महत्वपूर्ण जगह पे ले चलते हैं। महत्वपूर्ण जगह आपकी कहाँ है, यहाँ है। आइए, जो हम अभी इतनी देर से आपको बता रहे थे कि पीएससी बड़ा खुश हुआ था कि हम तो जीत गए हैं, हमें कोई समस्या नहीं है, 87-13% फॉर्मूला जो था हमारा वो सही हो गया सरकार का, हम परीक्षाएं करा सकते हैं। अब आइए यहाँ पे, यहीं से समस्या हुई कि जब उस दिन 2 जनवरी 2/1/2023 को WP 8750/2022 का जो मामला था, इसमें क्या कहा गया था, इट हैज बीन हेल्ड एट जजमेंट पास्ड बाय द डिवीजन बेंच ऑफ दिस कोर्ट इन द केस किशोर चौधरी इज per incuriam, therefore judgment passed by the division bench of this court in case of Kishore Chaudhary stands washed out of the original result of preliminary examination as well as men's examination should have been restored to। आगे आते हैं इसमें सीधा, और हम आते हैं कहाँ पे, माइग्रेशन पे लेके। ओके, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे माइग्रेशन को लेके पॉइंट्स दिए गए थे कि प्रीलिम्स में माइग्रेशन नहीं हो सकता है। ओके, साथ में ये भी यहाँ पे थोड़ा सा एमपीपीएससी के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जा रही थी वर्तमान में, जिसको हम कह सकते हैं नॉर्मलाइजेशन, और उसको लेके उसके बारे में यहाँ बात की गई, और एक यहाँ पे जजमेंट का हवाला देते हुए बताया गया कि जो नॉर्मलाइजेशन है उसके बारे में संजय सिंह एंड एनोदर वर्सेस यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन इलाहाबाद एंड एनोदर
ठीक है। इसके बारे में बहुत बड़ा जजमेंट है, लगभग 250-300 पेज का जजमेंट है, और इस जजमेंट में ये कहा गया है कि नॉर्मलाइजेशन कहाँ लागू हो सकता है कहाँ नहीं। तो सब्जेक्टिव एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो सकता है, ये बात भी यहाँ पे कही गई। अब यहाँ पे आते हैं हम सीधा, ये 34 कैंडिडेट्स थे और 34 कैंडिडेट्स का क्या किया गया, इनको प्रीलिम्स में बाहर कर दिया गया। ओके, इनको बाहर कर दिया गया, तो इनको 87-50 के आधार पे कहा गया कि इनको प्रीलिम्स में माइग्रेशन लागू नहीं होना चाहिए और इनको अंदर लेना चाहिए, और इन्होंने मेंस पहले से क्वालिफाइड कर लिया, इसलिए इनको इंटरव्यू में शामिल करना चाहिए। ये बात यहाँ पे कही गई। अब यहाँ पे साथ में एक और महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे उठाया गया पिटिशनर की तरफ से, ठीक है। ये तो 34 कैंडिडेट्स की तरफ से पिटिशनर थे। अच्छा, इसमें जजमेंट में जो कहा गया है वो जजमेंट में मैं आपको और बता देता हूँ स्पष्ट तरीके से। यहाँ पे इसका जो 87-50 की बात की गई थी कि 87-50 के आधार पे माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इस जजमेंट में ये कहा गया 4783/23 में कहा गया है कि MPPSC 2019, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, MPPSC 2019 जो एग्जाम है ये 542 के अनुसार ही आयोजित की जाएगी। 542/2021, यानी MPPSC 2019 में माइग्रेशन लागू होगा। क्या होगा? माइग्रेशन लागू होगा, प्रत्येक स्तर पर होगा, प्री पर होगा, मेंस पर होगा और फाइनल तक जारी रहेगा ये। यानी यहाँ पे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होंगे वो माइग्रेट हो सकते, ये स्पष्ट कर दिया गया। क्योंकि जो 87-50 में ऑर्डर हुआ था उसमें भी ये बात कही गई थी कि 542 में ये स्पष्ट कहा गया है कि माइग्रेशन होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो नॉट बाइंडिंग है। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि माइग्रेशन जो है वो प्रीलिम्स एग्जाम में लागू हो। और काफ़ी जजमेंट उसमें उठाया गया मुद्दा, इंदिरा साहनी का केस उठाया गया, उसमें 1994 SC/ST OBC रिजर्वेशन केस का मुद्दा उठाया गया, और यहाँ स्पष्ट कर दिया गया कि नहीं, ये जो है माइग्रेशन जो है उन्होंने कहा 87-50 में वो केवल और केवल मेरिट सेंट्रिक है। लेकिन यहाँ पे जजमेंट में स्पष्ट किया गया कि 2019 की परीक्षा जो होगी वो आपकी परीक्षा जो होगी वो 542 के अनुसार होगी, यानी कि यहाँ पे माइग्रेशन लागू होगा। और आगे भले जो परीक्षाएं हों उन पे वो 87-50 वाला ऑर्डर जो है, यानी प्रीलिम्स से माइग्रेशन नहीं होगा, वो लागू हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पूरी परीक्षा माइग्रेशन के अंतर्गत लागू करवा के आपको परीक्षा आयोजित करवानी पड़ेगी। अब इसके बाद में अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट क्या है? 398 का। ये 398 लोग जो थे ये कौन थे? जो 18/5/2023 के जो रिजल्ट था, 18/5/2023 को क्या हो गए? मेंस एग्जाम के रिवाइज रिजल्ट में फेल हो गए, यानी कि इनको बाहर कर दिया गया। नॉर्मलाइजेशन के बाद बाहर कर दिया गया तो ये भी कोर्ट में पहुंच गए। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये है कि 398 में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि पहले इसलिए कोर्ट में गए थे कि स्पेशल मेंस करवाई जाए। ओके, और इन्होंने वहां पे जब ये स्पष्ट किया गया था कि जब माइग्रेशन लागू होगा तो बहुत से लोग बाहर भी होंगे, सीधी सी बात है। ये MPPSC ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपने रिटर्न रिप्लाई में दिया हुआ है, मैं आपको जो है व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। और MPPSC ने कहा कि यदि हम नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग लागू करते हैं तो बहुत से विद्यार्थी बाहर हो जाएंगे। हालांकि MPPSC ने यह भी कहा था वहां पे कि नॉर्मलाइजेशन और माइग्रेशन लागू नहीं हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे स्केलिंग लागू नहीं हो सकता है। ये UPSC के द्वारा एडॉप्ट की गई प्रक्रिया है जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में लागू होती है, जबकि हमारे यहाँ के परीक्षा पैटर्न में ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ सारे परीक्षा जो होती है पेपर हैं वो पेपर कंपलसरी हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को यहाँ पे अपनाना उचित नहीं होगा। ये उन्होंने कहा था कि हम अपना नहीं सकते, ये अपने रिप्लाई में उन्होंने हाईकोर्ट में कहा था। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, जो भी उन्होंने निर्णय दिया हाईकोर्ट ने, उन्होंने कहा कि उसके अनुसार आप परीक्षा को आयोजित करवाएं। यहाँ पे MPPSC ने एक रिप्लाई में ये भी कहा कि यदि ऐसा हुआ तो बहुत से विद्यार्थी क्या होंगे? बाहर होंगे, और जब बहुत से विद्यार्थी बाहर होंगे
तो वो लोग भी कोर्ट में आएंगे। इससे कोर्ट में लिटिगेशन की बाढ़ आ जाएगी। हाई कोर्ट में क्या होगा, केसेस की संख्या बढ़ती जाएगी और ये परीक्षा जो है याचिकाओं में ही बनी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा, एमपीपीएससी ने ये भी कहा कि जो 11 याचिकाकर्ता हैं, पिटिशनर हैं, ये अपने बिहाफ पर यहाँ पर कोर्ट पर आए हैं और अपने बिहाफ पर ही ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ ठीक है बाहर हो जाएंगे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये बाकी के 1918 लोगों में इनके अतिरिक्त जो लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, इसलिए समस्या बाद में खड़ी होगी। और वही हुआ ये कि जब स्पेशल मेंस का रिजल्ट जारी किया गया तो ये 398 लोग थे जो बाहर हो गए। और इन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन और माइग्रेशन, वो नॉर्मलाइजेशन स्पेशल मेंस तो बहुत गलत है। अच्छा, पहले कह रहे थे कि बहुत सही है वो, क्योंकि इन सबको लग रहा था कि सब डिप्टी कलेक्टर बनेंगे डायरेक्ट, इनको बाहर कोई नहीं कर सकता, मुख्य परीक्षा में वरदान प्राप्त है इनको और इनको कोई बाहर नहीं कर सकता है। और ये एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको, इस 398 में कई तो वो हैं जो याचिकाकर्ता थे 11 में जो बाहर हो गए, और इन्होंने उस समय कहा था कि हाँ ठीक है बाहर हो जाएंगे तो क्या कोई दिक्कत नहीं है, और जब बाहर हो गए तो फिर से कोर्ट में पहुंच गए कि नहीं ये तो गलत है साहब। नॉर्मलाइजेशन लगाने के बाद में इन्होंने हमको बाहर कर दिया, जबकि हम 1918 में पहले सिलेक्ट थे, हमारा तो इंटरव्यू होना था। अरे भाई साहब, जब बाहर हुए ना 398, उसके बाद मेरे पास में बहुत कॉल आए, बहुत मैसेज आए, इनके जो बाहर हुए लोग मिले मेरे से। मैं बात बस यहाँ पे कर रहा हूँ, किसी की मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो चाहते थे कि रीमेंस ही होना चाहिए, ये स्पेशल मेंस नहीं हो सकती है, ये नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो सकता है, ये नियमों में ही नहीं है। ठीक है, ये तमाम तरीके की बातें कही और आज उनके सुर बदल गए होंगे, क्योंकि अभी जजमेंट जब आगे आप समझोगे तो आप देखोगे इसमें बहुत सी अलग चीजें देखने को मिलेंगी। क्योंकि जब व्यक्ति का अपना निजी हित आ जाता है ना, तो व्यक्ति तुरंत साइड से होके निकल के और बाहर चला जाता है। अभी आगे हम इसके कई एग्जाम्पल आपको बताएंगे। तो यहाँ क्या होता है, ये जाते हैं और ये कहते हैं कि गलत हमको बाहर कर दिया गया, हमारा इंटरव्यू होना चाहिए। इन्होंने अपनी बात इसमें रखी। ओके, अब यहाँ पे महत्वपूर्ण कई बिंदु आपको देखने को मिलेंगे इसके बाद में, और अब हम आपको बताएंगे कि इन 398 पे और इन 34 लोगों पे, ठीक है, और आगे की प्रक्रिया में क्या कोर्ट ने कहा है, क्या कोर्ट ने इसमें बताया है। ओके, तो ये थी भूमिका, और भूमिका के बाद अब हम इसके जजमेंट को और समझेंगे। मैं यहाँ पे और थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि ये हमारी जो है सीरीज है एमपीपीएससी फाइल, और एमपीपीएससी फाइल फ्रॉम 2019 टू 2023, ये पहला सीजन है। और निश्चित तौर पर इसके 3 या 4 एपिसोड लगभग में आएंगे, जहां आपको एमपीपीएससी 2019, एमपीपीएससी 2022 20, 21 और 2022 सभी परीक्षाओं के संबंध में जो वर्तमान में जितनी गड़बड़ियां चल रही हैं उन सभी के बारे में, और जितने भी इनके संबंध में कोर्ट में केस पेंडिंग हैं उन सभी चीज़ों के बारे में आपको हम यहाँ पर बताएंगे। एक एक केस को बताएंगे, एक एक चीज़ को बताएंगे, और इस जजमेंट के आने के बाद में इसमें क्या हुआ 2019 में, आगे क्या होगा, क्या हो सकता है, इसके बारे में भी हम आगे बताने वाले हैं। इसलिए हम आपको एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चल रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की समस्या ना आए और आपको सरल शब्दों में आप पूरे सारे कोर्ट केस जो है एमपीपीएससी के वो समझ सकें और ये जान सकें कि वर्तमान में क्या खेल चल रहा है। तो मिलते हैं इसके बाद अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।